हुकूमत की कंफ्यूजन और फैसला साजी में ताखीर मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है और खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ सकता है। शहबाज शरीफ बताएं कि अगर उनमें मुश्किल और सियासी तौर पर गैर मकबूल फैसले करने की हिम्मत नहीं है और बतौर सियासी लीडर अवाम को उन मुश्किल फैसलों पर एतमाद में लेने की सलाहियत नहीं है तो मुल्क की इंतहाई बुरी मुआशी सूरत हाल का पता होने के बावजूद उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा क्यों कबूल किया। मुल्क की मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल है और मौजूदा हुकूमत पर मार्केट्स का एतमाद कम हो रहा है। आज डॉलर 190 रुपए से ऊपर चला गया है। स्टॉक मार्केट में आज भी 650 पॉइंट्स की मंदी हुई और इंडेक्स 43,000 की सतह से भी नीचे आ गया। अप्रैल की महंगाई 13% से ऊपर रही है और मई के महीने में उसमें मजीद इजाफे का खतरा है। इमरान खान के वजीर आजम होते हुए ही महंगाई डबल डिजिट में जा चुकी थी और 13% के पास पहुंच चुकी थी, हर महीने बढ़ रही थी और स्टेट बैंक ने शरह सूद 12.25% कर दी थी। मगर अब हुकूमत को कमर्शियल बैंक से 15% की महंगी शरह सूद पर कर्ज लेना पड़ रहा है, यानी सूद की अदायगियों में इजाफा होगा जिससे बजट खसारा और बढ़ेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को पता है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और बिजली पर 3 माह के लिए सब्सिडीज देने का ऐलान कर दिया था। फिर मौजूदा हुकूमत ने उसका तसलसल रखा, मगर इंतहाई बुलंद बजट खसारे के साथ हुकूमत के पास 300 अरब से ज्यादा सब्सिडी देने के पैसे नहीं हैं और वैसे भी इस माली साल में रिकॉर्ड खसारा होने जा रहा है। इसलिए वो हुकूमत से मनमाने रेट मांग रहे हैं जिससे सूद की अदायगियों में इजाफे से खसारा और बढ़ जाएगा। और सोने पर सुहागा ये कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वाशिंगटन में IMF से पेट्रोल, डीजल और बिजली पर अनफंडेड सब्सिडीज वापस लेने का वादा किया, जिसके बाद IMF ने प्रेस रिलीज में भी लिखा कि इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि फौरी एक्शन लेकर अनफंडेड सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा, क्योंकि इन सब्सिडीज की वजह से IMF प्रोग्राम के तहत अगली किस्त पर मुज़ाकरात सुस्त हो गए थे। यानी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल गुज़िश्ता महीने IMF से वादा करके आए कि इमरान खान हुकूमत ने अपना इख्तिदार जाने के खौफ से जो बिजली और तेल की कीमतों में 3 माह के लिए कमी की थी उसे वापस लिया जाएगा और कीमतों में इजाफा किया जाएगा। मगर फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतों में इजाफे की ओगरा की समझी मुस्तरद कर दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम में $2 अरब इजाफे की दरख्वास्त की, मगर फिर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने मीडिया पर आकर उसकी मुखालफत कर दी और मुतालबा कर दिया कि IMF के साथ नया मुआहिदा किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने इस IMF प्रोग्राम के लिए इंतहाई सख्त शराइत पर मुआहिदा किया था। इसहाक डार ने कीमतों में इजाफे की भी मुखालफत कर दी। यानी 1 महीने की हुकूमत में ही मुल्क के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बेख्तियार नजर आ रहे हैं। अगर 15 मई को भी शहबाज शरीफ ओगरा समरी मुस्तरद कर देते हैं तो 18 मई को मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात करने हैं। तो अब वो किस मुंह से मुज़ाकरात करेंगे जब वो वाशिंगटन में IMF से इस बात पर इत्तफाक करके आए थे कि अगले मुज़ाकरात से पहले सब्सिडीज को खत्म करके कीमतों में इजाफा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ $10.8 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर छोड़े थे, जो 2 महीने की दरामदाद के लिए भी काफी नहीं है। उसमें भी सऊदी अरब ने $3 अरब इस शर्त पर दिए थे कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकला तो सऊदी अरब भी पैसे निकाल लेगा, यानी मुल्क के पास $7.5 अरब के ज़खायर रह जाएंगे, जो मुश्किल से 1.25 महीने की दरामदाद के लिए काफी होंगे। बैरूनी अदायगियों में डिफॉल्ट के खतरात बढ़ जाएंगे और सोने पर सुहागा ये है कि सूरत हाल में बैन अल-अक़वामी इदारे यानी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारे भी पैसे नहीं देंगे और खुदा न ख्वास्ता मुल्क श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम की बहाली और मुश्किल फैसलों की जरूरत है। इमरान खान हुकूमत ने IMF से वादों के बावजूद जो पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी दी उसे खत्म करने की जरूरत है। मुल्क लंदन से नहीं पाकिस्तान से चलाने की जरूरत है। या तो मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार पाकिस्तान आकर मुल्क चला लें, या फिर शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान में रहकर मुल्क चला लें। एक मुल्क 2 ममालिक से 2 वज़राए आज़म और 2 वज़राए खजाना के जरिए नहीं चलाया जा सकता। मुल्क के वजीर आजम के काबीना समेत लंदन जाकर मशवरों से मुल्क नहीं चल सकता। इस वक्त 10 माह में रिकॉर्ड $40 अरब का तिजारती खसारा हो चुका है। इस साल का बजट खसारा भी 5,000 अरब रुपए से भी ऊपर होने का खदशा है, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर $10.8 अरब की खतरनाक सतह पर छोड़े हैं और पौने 4 साल में कर्ज में 18,000 अरब रुपए का इजाफा कर दिया था। यानी इस वक्त हर तरफ से मईशत मुल्क की तारीख की नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रही है और सूरत हाल फौरी फैसलों की मुतकाजी है। मगर इस वक्त हुकूमत सिर्फ मुआशी फैसलों में गैर यकीनी का शिकार नहीं है, बल्कि सियासी फैसलों में भी गैर यकीनी का शिकार है। और लंदन में इस हवाले से मुलाकात हो रही है। ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद होंगे, जो इस मुलाकात में शरीक है नवाज शरीफ साहब के साथ, और उनसे पूछेंगे कि मुआशी सतह पर और सियासी सतह पर क्या फैसले हुए हैं, क्योंकि शायद खान अब्बासी की राय है कि अब हुकूमत वक्त पूरा करे और अगले साल अगस्त के बाद इंतखाबात हों। मगर इसहाक डार जो नवाज शरीफ के करीब हैं और वैसे भी लंदन में हैं, उन्होंने अक्टूबर में इलेक्शन का इशारा दिया और आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने BBC के लिए फरज जावेद को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हो सकता है कि नवंबर में आर्मी चीफ की तकर्री से पहले ही इंतखाबात हो जाए। आज मरीम नवाज ने भी कहा कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी का टोकरा उठाने की जरूरत नहीं है, कलंक का टीका अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपको बता दूं
کہ یہ 1 مہینے یا 2 مہینے کا کام نہیں، جتنی گڑبڑ عمران خان کر کے چلا گیا اس کو 2-3 سال میں راستے پہ لانا ممکن ہوگا۔ میں آج آپ سب کے سامنے یہ بات اپنی پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، اپوزیشن کی جماعتوں کو، عوام کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی بری کارکردگی جو ایک قلم کا ٹیکا ہے وہ اپنے منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو جانے دو عوام میں، تاکہ عوام اس سے سوال پوچھے کہ ملک کا یہ حال کیوں کیا۔ مگر حکومت کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی صاف کہہ رہی ہے کہ انتخابی اصلاحات اور نیب قوانین کے بعد معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتخابات ہوں گے۔ سابق صدر آصف زرداری نے آج بتایا کہ نواز شریف سے بات کرنے کے بعد یہ موقف دے رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن پہ چلیں، تو ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں؟ یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ 4 سال اس نے کیا کیا؟ اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھایا بھی، اور ان سے میں نے کنسلٹ بھی کیا، اور ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ریفارمز پورے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے جو لو ہینگنگ فروٹ ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، لاس تو بنانے دو۔ اس لا پہ تو سارا جھگڑا ہے، جس پہ یہ سلیکٹڈ یا کوئی اور سلیکٹڈ لایا جا سکتا ہے، اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے۔ whether it takes 3 months 4 months there is not an issue۔ میری نظر میں پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے ہیں، یہ نہیں چلا سکتا۔ کوئی کسی کی پوسٹنگ ہو نہ ہو، کوئی ہو چیف یا نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے آپ الیکٹرل ریفارمز کرا لیں، آپ لا میں تبدیلیاں لے آئیں، اس کے بعد اگر آپ نے اکانومی ایسی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے، پارلیمنٹ سمجھتی ہے، تو وی ہیو نو ایشو۔ لیکن عمران خان فوری انتخابات کے معاملے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے قریبی ساتھی شیخ رشید کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ کسی نے بات کرنی ہے تو پہلے الیکشن کا اعلان کریں۔ یہ بات انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد کہی۔ میں عمران خان سے مل کے نیچے اترا ہوں بنی گالا میں۔ عمران خان نے مجھے صاف کہا ہے کہ کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، کسی سے فون کا زمین فضائی رابطہ نہیں ہوگا ہمیں الیکشن کی ڈیٹ سے، اور انہوں نے مجھے یہ عندیہ دیا ہے کہ بات چیت کے لیے تیار ہوں پہلے حکومت الیکشن کی ڈیٹ سے۔ جو ذمہ داران ہیں وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں اور پھر بات ہو سکتی ہے، اس سے پہلے بات نہیں ہو سکتی۔ 10 دن پڑے ہیں، 10 دن میں فیصلہ کرے۔ اگر ایک دفعہ لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا، اور لانگ مارچ الیکشن کی ڈیٹ سے پہلے واپس نہیں ہوگا۔ نون لیگ پھنس گئی ہے، انہوں نے سوچا کچھ اور تھا، وہ کچھ اور گئے ہیں۔ ہمارے حلقے جتنے کمزور تھے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں۔ بجلی مہنگی کرنی ہے، پیٹرول مہنگا کرنا ہے، گیس مہنگی کرنی ہے، مہنگائی ہونی ہے، تو وہ ہمارے کھاتے سے تو اتر کے ان کے گلے میں چلی گئی۔ جو ہماری بھی غلطیاں وہ ان کے گلے میں پڑ گئی ہیں۔ عمران خان سیاسی طور پہ زندہ ہو گیا۔ عمران خان جو سیاسی طور پر بہت نیچے چلا گیا تھا، وہ بہت اوپر چلا گیا ہے۔ ایک طرف عمران خان چاہتے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، نیوٹرل نہ رہے، ان کا ساتھ دے، مگر آج آصف زرداری نے یہ کہا کہ پہلی بار فوج غیر سیاسی ہوئی ہے تو کیا مجھے جنرل باجوہ کو سیلوٹ کرنا چاہیے یا ان سے لڑنا چاہیے؟ پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس سے لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہوئے ہو؟ اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو۔ انہوں نے صرف اے پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اوتھ پہ رہے ہیں، اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں، اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں، تو یہ قصہ نہیں چلے گا۔ یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتا پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں، وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں۔ مریم نواز نے بھی آج کہا کہ عمران خان کو شکایت ہے کہ جنہوں نے پہلے سر پر بٹھا رکھا تھا وہ اب ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی غلاظت کا ٹوکرا افواج کیوں اٹھائے؟ جب تک تمہاری کرسی رہی ادارے بہت اچھے ہوا کرتے تھے، اب تمہارے نیچے سے کرسی کھسک گئی
तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। शिकायत सिर्फ ये है कि जिन्होंने पहले सर पे बिठा के रखा था अब वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी गलाजत का टोकरा अफवाज पाकिस्तान क्यों उठाए? तुम्हारी गलाजत का टोकरा तुम्हारी गलाजत है। इमरान खान इसको तुम्हें ही अपने सर पे उठाना पड़ेगा इंशाल्लाह। इमरान खान 1.5 माह से मुसलसल ये कह रहे हैं कि उन्हें दौरा रूस की वजह से अमरीकी साजिश के जरिए हटाया गया, मगर रूस तो वो इस साल 23 फरवरी को गए थे। लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि वो जनरल फैज हमीद को DGISI रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऑपोजिशन की साजिश का पिछले साल जुलाई में ही पता चल गया था। इमरान खान वाज़ेह तौर पर एतराफ़ कर रहे हैं कि वो DGISI को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उन्हें ओहदे पर रखना चाहते थे। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जबकि ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि फौज मुदाखलत करे, चौकीदार मुदाखलत करे। और हुकूमत जाने से पहले न्यूट्रल होने पर कह रहे थे कि अच्छा है।